GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और एक वाक़े के एक साने के जो भारत के मामूल है उसने एक बड़ी सिफारती जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छेड़ दी है। सिफारती जंग ही नहीं बल्कि सिंतास मुआहदा, वीज़ा और मोदी सरकार जिस तरह बिफरी हुई नज़र आ रही है उसके अज़ाइम क्या हैं, इस हवाले से मेरे साथ हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मियाँ खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब हैं। कुसूरी साहब फ़ॉरेन पॉलिसी पर एक अथॉरिटी रखते हैं। मुझे इनसे और इनके ख़ानदान से एक तवील न्याज़मंदी हासिल है, उन्होंने ये वक्त निकाला। कुसूरी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बराह रास्त कुसूरी साहब, अगर मैं इस सवाल पर आ जाऊँ कि भारत ने अब तक जो इक़दाम किए हैं सिफारती या वीज़े के, क्या ये इक़दाम जो हैं उनके किसी बड़ी फ़ौजी कार्रवाई का मनसूबा बंदी का हिस्सा तो नहीं बन सकते? नहीं, बन तो सकते हैं, लेकिन उनका एक मामूल बन गया है कि ये चाहे पुलवामा हो, बालाकोट हो, जो भी हो, वो इतनी हाइप ले जाते हैं। और उसकी एक से ज़्यादा वजह है। एक वजह तो ये है कि जब मोदी साहब आए थे तो इससे पहले मुझे कई साल मेरा राब्ता रहा है इंडिया की जर्नलिस्ट से, क्योंकि मैं फॉरेन मिनिस्टर जब था और उसके बाद, और उसमें कई बड़े क्रेडिबल लोग थे, कई चैनल्स भी क्रेडिबल थे। अब तो मैं हैरान हो गया हूँ कि वही चैनल्स जो उस वक्त क्रेडिबल समझे जाते थे, वो सारे उन्होंने बंदे निकाल के फारिग करके ऐसे लग रहा है जैसे आरएसएस के प्रचारक वहाँ बैठ गए हैं। तो मोदी साहब को फ़ायदा ये हुआ है कि वो इलेक्शन तो जीत लेते हैं, क्योंकि ये बंदे दिल से उनके सपोर्टर है। ये जर्नलिस्ट मुझे तो कम लग रहे हैं, इनमें से होंगे कुछ, लेकिन उन्होंने अपनी राय बदल ली होगी बदलते वक्त के साथ। लेकिन जिस तरह ये तक बात करते हैं, हम अपने चैनल्स देखें तो मुझे एक बंदा नहीं मिला पाकिस्तान में कोई जो मैंने देखा हो जो कह रहा हो कि हिंदुस्तान पे बम गिरा दो, हिंदुस्तान पे ये कर दो, वो कर दो, गारत कर दो, ख़त्म कर दो। तो वहाँ तो जो अजीब गरीब से पाकिस्तान को टुकड़े कैसे किए जा सकते हैं, चार, पाकिस्तान को पानी कैसे बंद किया जा सकता है, पाकिस्तान को डेजर्ट कैसे बनाया जा सकता है, ये कोई। और न्यूज़, मैंने तो कोई जर्नलिस्टिक एथिक्स को छोड़े, जो बंदा अपनी इज्जत कायम रखना चाहता है इस किस्म का बिहेवियर जो है वो कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, एक तो वो वाक़तन अब जो वो मोदी साहब के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ये पुराने लोग निकाले गए हैं ज़्यादातर, क्योंकि पुराने लोग ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते थे। पाकिस्तान का कोई टेलीविज़न चैनल जी उन्हें सब निकाल दिए गए हैं। करण थापड़ था, ये वो इधर खफारक कर दिया उनको उन्होंने। तो उसकी वजह यह है कि अब वो हो ये रहा है कि वो इतनी उन्होंने हाइप ली है कि गवर्नमेंट एक कदम चलती है, दो आगे निकल जाते हैं। तो दो ही चीज़ें इसकी हैं, नाइदर ऑफ देम इज़ गुड, कि या तो मीडिया वाले खुद जुनूनी हैं या उनको जुनूनी बनने के लिए कहा जा रहा है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, और वो कर रहे हैं। अब क्या इसका नतीजा क्या है? माजी में क्योंकि इन्होंने जुनूनियत पैदा की थी तो उन्होंने हवाई जहाज़ यूज़ किए बालाकोट में, जहाज़ उनके दो गिर गए, पायलट उनका कैप्चर हो गया। और मुझे तो यहाँ तक याद है कि उनकी एक सबमरीन आई थी, सबमरीन को पाकिस्तान नेवी ख़त्म कर सकती थी, वो निशाने पे आ गई थी। फिर उसको कहा गया तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो करना इसलिए नहीं चाह रहे थे, मुझे उस वक्त मुझे अंदाज़ा था बताया गया था कि क्योंकि अभिनंदन को पकड़ लिया गया था। ख्याल ये था कि पाकिस्तान चाहता था कि जो ये स्पाइरल है इसका, ये जो आगे बढ़ता ही जा रहा है मामला, इसको ठंडा किया जाए। ये जो एस्केलेशन लैडर है इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट्समैन की ज़रूरत है, जुनूनियों की नहीं। तो यहाँ फैसला किया गया कि नेवी की जो सबमरीन थी उसको जाने दिया जाए, उसको ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन उसको कहा गया या निकल जाओ या तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वापस चला गया। तो बिहेवियर में बड़ा फर्क है। ये इम्पैक्ट कितना होगा? भारतीय मीडिया अगर ये जुनून पैदा कर रहा है, और आप और हम सब जानते हैं उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बाकी किरण थापर हुए या और दूसरे संजय बलसारी हुए या बरखा इवन हुई, वो एक बैलेंस गुफ्तगू करते थे। हमारे यहाँ भी गालिबन बड़े मोहतात हमने रद्दमल का अदा भी किया, लेकिन ये कितना मुतासर कर सकेंगे
इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल लीडरशिप को? क्या वो जी इंटरनेशनल मीडिया तो बिल्कुल ही मुतासर नहीं होगा, वो तो हंसेगा क्योंकि वो भी इनको मॉनिटर कर रहे होंगे। अपने पब्लिक ओपिनियन को डेफिनेटली हम मुतासर कर लें, और मैं ख्याल है अपनी मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हम फॉरेन पॉलिसी में कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के ऑप्शंस बढ़ें, ये गवर्नमेंट के कम किए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि चाहते क्या है। माजी में उन्होंने देख लिया है कि अभी भी जो लोगों का अंदाज़ा है, इससे पहले मैंने कुछ किताबों का भी रेफरेंस दिया था अपनी किताब में। अब तो जब 2008 में बम्बई का वाक़या हुआ ना, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि उन्होंने, बल्कि मुझे एक अमेरिकन डेलीगेशन मिलने आया था, हाई पावर्ड, इसमें एक तो फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे जॉन मैकेन, एक सेनेटर लिंडसे ग्रैहम जो अभी भी हैं सेनेटर और वो प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, और एक हॉलब्रुक साहब जो उस वक्त की डेमोक्रेटिक इंतज़ामिया का हिस्से थे। तो दिल्ली से वो क्या आ रहे थे, कह रहे थे वहाँ जुनून बहुत जंगी है और हम आपसे एक राय लेना चाहते हैं कि अगर जंग रुके। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात, आप रोक ले जंग को। कहने लगे और बड़ी अच्छी बात है, दिल्ली से कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे अजीब व गरीब बात की, कहने लगे कि अगर आप आके बंद कर लें, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स, और वो आके हमला कर दें मुरीद के पे, तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा आप जंग कराने आए हैं या जंग रुकवाने आए हैं? कह रहे नहीं, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप सिविलियन भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। उससे 8 महीने पहले मैं फॉरेन मिनिस्टर था, 8-10 महीने पहले, और आपने अमन की कोशिश भी की है। तो मैंने कहा मैं एज अ सिविलियन आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पे, एयरफोर्स पे, आर्मी पे बेइंतहा प्रेशर पब्लिक का होगा कि वो जवाब दें। तो खैर उसके बाद मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, जनरल क्यानी के पास जाएं। उस जनरल क्यानी थे पिंडी में हेड। तो वापस खैर खुदा का शुक्र है जंग नहीं हुई। उसकी वजह है कि वहाँ के जो सर्विस चीफ्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि आप ना जंग करें, आपका कोई ज़रूरी नहीं कि आपका हाथ जो है भारी होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ट्रेंड है, बैटल हार्डन्ड है। उस वक्त ये नहीं हुई, लेकिन उसकी वजह ये थी कि एक बड़े मुदब्बिर वज़ीर आज़म थे जिन्होंने ये फैसला किया कि बावजूद पब्लिक ओपिनियन के जो उनके मीडिया ने क्रिएट कर दिया था, वो ये नहीं जंग करेंगे। ठीक है। अब जो मीडिया है और अब जो हुकूमत है वो क्या करेगी, हमने देखा इधर जब बालाकोट में वो आए, जहाज़ भी गिरा दिया गया, 2 जहाज़ गिरे, और इतनी वहाँ कन्फ्यूजन था कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसे 5 बंदे मार दिए इंडियन एयरफोर्स के। तो वो मुझे तो नहीं लग रहा कि को ये तो वजह नहीं है कि जो नहीं, एक मिनट, मैं इंडियन एनालिस्ट को मॉनिटर कर रहा हूँ। अच्छा। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट वो नहीं कर रहे जो इंडियन मीडिया कह रहा है। ओके। इंटरेस्टिंगली उनको डिफेंस एनालिस्ट जितने हैं 5-6 मैंने पढ़े हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, ठंडा ठंडा चलो, पाकिस्तान की आर्मी एयरफोर्स जो है वो इसके लिए तैयार है, तो ये ना समझना कि बड़ा को आसान काम होगा। अच्छा। तो वो तो अकल की बात इन्हें कह रहे हैं, लेकिन मीडिया इनको भड़काया जा रहा है। कुछ ये तो नहीं है कि एक तो बहरहाल श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला कितने ही इख्तलाफ हो, उनके पोते यहाँ आके बैठ गए। हिंदुस्तान कश्मीर को पहले ही बहुत सारी दिफात का आइन में चेंज करके रिश्ता बनाना चाहता है। गालिबन वो कश्मीर जैसी जगह में बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं को चाहता है कि वहाँ आबाद हों, तो उसके मकासद ख़ास तौर पर एक इस जगह का ये होना कश्मीर के हवाले से भी हो सकता है। किसका हवाले से, किस चीज़ का हवाले हो सकता है? यानी कश्मीर में वो मजीद वो चाहता है कि बड़ी तादाद में यहाँ हिंदू कारोबारी लोग आबाद हो जाएं। हाँ जी, आर्टिकल 35 जो है, आर्टिकल 35 इसलिए किया गया है कि वहाँ की आबादी जो है मुस्लिम अक्सरियत, उसको अक़लियत में तब्दील किया जाए। तो उसमें फिगर्स जो दी जा रही हैं, ये जो भी तंजीम है, मुझे नहीं पता कौन सी तंजीम है क्या है,
उन्होंने कहा 85,000 बंदों को मिल गए हैं। आई एम इन नो पोजिशन टू ऑथेंटिकेट द फिगर, लेकिन उन्होंने जो फिगर दी है 85,000 की दी है वो ना भी दें। हमें तो पता है ना कि इंडियंस ने ओपन किया था, एक कैटेगरीज बनाई थी कौन कौन लोग अमरीका यहाँ कश्मीर में आके सेटल हो सकते हैं। और कुछ ये एक मैं देख रहा था कि जो कांग्रेस के, क्योंकि पिछले इलेक्शन में खासा धचका पहुंचा मोदी सरकार को, और राहुल गांधी और उनकी बहन, हमने देखा उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हुआ गालिबा। और इस इशू पर भी मैंने देखा है कि शायद पहली बार कांग्रेस इस तरह मोदी की हमजबान नहीं हो रही, वो इसे एक साजिश करार दे रही है, क्रिटिसाइज़ कर रही है। तो क्या ये मोदी साहब ये जो कुछ कर रहे हैं उसका मकसद ये नहीं कि खुद बीजेपी और अपने को दुआम बख्शें इक़्तिदार को? देखिए, जो इस वक्त मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो आपने कहा कि पहले नहीं बोली, पहले बोली कांग्रेस पुलवामा में, उसको शट अप कॉल दे दी गई। कहा गया तुम गद्दार हो, भारत अटैक में है और तुम बोले जा रहे हो। अब उनकी बात सच्ची साबित हो गई। करण थापड़ का इंटरव्यू है उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर का, वो आप सुन लें तो आपको जवाब मिल जाएगा। उसको कहा गया था तुम चुप करके रहो, बोलो ना। उसने कहा था कि ये खतरा है इन लोगों को, तुम इनको जहाज़ों से भेजो। तो मेरा कहना यह है कि उस वक्त तो शट अप कॉल दे दी थी उन्होंने। वो हमेशा इतना एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं। मुझे तो लगता है पाकिस्तान की पब्लिक भी ज़्यादा मैच्योर है, यानी मीडिया तो है, होना तो ये चाहिए था। वहाँ इतने देर से जमहूरियत चल रही है वगैरह वगैरह, इलेक्शन तवातुर से हो रहे हैं। लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हूँ, हमारी पब्लिक, अगर आप बाज़ार में लोगों को इंटरव्यू करें तो अगर 5 बंदे गालियां देंगे हिंदुओं को तो 5 कहेंगे जी नहीं, अमन भी कर लेना चाहिए। वहाँ तो अजीब व गरीब उन्होंने हिंदू मुस्लिम मसला बनाया हुआ है इसको। तो अभी भी जो हिंदू मुस्लिम मसला आप देखें बना हुआ है, क्योंकि उसको इलेक्शन में उनको मदद है। अब दूसरा बड़ा इलेक्शन हो रहा है बिहार का, जो यूपी के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इलेक्शन होता है। और वहाँ अगर अलायंस सही बन जाए, लालू प्रसाद यादव और शायद दूसरी पार्टी समाजवादी है, अगर ये इकट्ठे हो जाएं, जो तो होंगे, तो ऐन मोमेंट पर जीत जाए। लेकिन वहाँ इतना ये पैदा किया गया है बिहार इलेक्शन से पहले, ये जो इस वक्त इश्तियाल है कि शायद उसमें उनको मोदी साहब को नज़र आ रहा हो कि उन्हें को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये देखें ना, जब कंसिड्रेशंस आपकी चेंज हो जाएं, आपकी कंसिड्रेशंस हैं कि मैंने मुसलमानों को गाली देनी है, पाकिस्तान को गाली देनी है, और अब तो बांग्लादेश को भी गाली देनी है क्योंकि उससे वोट बढ़ेगा, तो ये तो एक बड़ी अजीब कंसिड्रेशन है। अब सवाल ये है कि गाली देने से वोट बढ़ता है, जंग करने में रिस्क होता है कि जैसे अभी नंदन पिछली दफा गिरा दिया गया था, या उनकी अगर पाकिस्तान नेवी मार देती उनके सबमरीन को, जो नहीं किया उन्होंने क्योंकि वो चाहते थे एस्केलेशन लैडर पे ना चढ़े, तो मोदी साहब को फ़ायदा तो नहीं होगा। लेकिन वो ये रिस्क अभी ले रहे हैं। अब देखते हैं, ये इसको कहते हैं रशियन रूलेट है ये। और मैं क्या कह सकता हूँ, दो न्यूक्लियर पावर्स हैं। सॉरी गुजरात, अब ये नहीं समझते कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों की बड़ी मजबूत कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, ट्रेंड डिसिप्लिन्ड आर्मीज हैं। कैन दे अफोर्ड फॉरगेट न्यूक्लियर? अगर कन्वेंशनल भी हो, इतनी तबाही मचाएंगे कि चाइना ने तो 80 करोड़ बंदा गुर्बत से निकाल दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान, शर्म की बात है, 80 साल के बाद इंडिया बड़ा बोस्ट करता है। एक तो फिगर्स गलत दे रहा है, क्योंकि और ये वो उनके अपने इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, मैंने फिगर्स अपनी बुक में कोट की हैं, कई दफ़ा की हैं, और अभी भी वो ये बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और ये नहीं बताते कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन उनके यहाँ इतने गरीब बेचारे लोग हैं कि मैं क्या अल्फाज नहीं, सब ह्यूमन लेवल पे उन बेचारों को रखा हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि बजाय उस तरफ दें, इस तरफ आए जा रहे हैं। तो अब इसको प्रिडिक्ट करना, मेरा अपना ये ख्याल है कि अल्टीमेटली अगर सैनिटी ने प्रिवेल किया तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस प्राइवेटली इनको कहेंगी कि आपको कोई फ़ायदा नहीं जंग करके पाकिस्तान से।
इसलिए देखना ही है कि किस लेवल पे ये इश्तियाल दिला के रोकेंगे। देखिए कुछ जो पहले जैसे बम्बई पूरी एक दहाई तक, उसके बाद आपने देखा रुक गया, और ये जो इक़दाम हैं यानी तमाम वीज़े मनसूख करना, अपने अमले को बुलाना, सिंतास माहदे को अलग छेड़ा है, वो एक हमारी फिल्म चल रही थी वो भी नहीं चलने देंगे, क्रिकेट मैचेस भी नहीं होंगे, तो इसके तो मुझे आपको लगता है आपके तजर्बे की बुनियाद पर कि ये महीनों नहीं, इसको मोदी साहब बरसों तक खींचेंगे, जो शायद वो ये चाहें कि बरसों तक, जी हो सकता है वो समझें कि जंग के बगैर अगर इस लेवल पे मैं रख लूँ और इलेक्शन जीतता जाऊँ तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो बात की है वो हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। देखिए पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, चारों में 75% आबादी अभी भी काश से अपनी ज़िंदगी गुजारती है, बसर औकात करती है। अगर आप पानी रोकेंगे, आप तो कह रहे हैं हम आपको भूख से मारेंगे, प्यास से मारेंगे, कोई दुनिया की कौम बर्दाश्त करती है? फॉरगेट इंडस वाटर ट्रीटी, वो तो है बाइंडिंग ट्रीटी है जिसको ये हटा नहीं सकते और एक पार्टी यूनिलैटरली ख़त्म कर सकती। उसके अलावा भी देयर इज़ बेसिक इंटरनेशनल लॉ, देयर इज़ ए लॉ ऑफ द सीज़ जो ओवर सेंचुरीज डेवलप हुआ है। नहीं तो जंगें बहुत ज़्यादा हो जाती, क्योंकि अब तो नई रियासतें बनी हैं। ट्रीटी ऑफ या वेस्टफेलिया के बाद 1648 में जो रियासतें नई बनी, उससे पहले तो रियासतें नहीं थी इस तरह की। वो ट्राइबल चीफ्स थे, रूलिंग प्रिंसेस थे, इटली में भी पता नहीं 100 से ज़्यादा, जर्मनी में भी ऐसे। तो उस वक्त इसलिए ज़रूरत पड़ती थी जंग रोकने के लिए, पानी शेयर किया जाता था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज वाटर शेयरिंग के ऊपर लॉज बने थे, लोअर राइपीरियन के राइट्स है। नहीं तो कल सूडान बंद कर देगा इजिप्ट का पानी, चाइना बंद कर देगा ब्रह्मपुत्र का पानी, तो इतना आसान नहीं है ये। इसलिए कैबिनेट कमेटी ने सही कहा था कि अगर पानी रोका तो बी रिगार्डेड एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब कुछ अगर आप कंक्लूड में ये तो कराऊँ कि जैसे माजी में हमने देखा, चले वो तो ईस्ट पाकिस्तान था, और हिंदुस्तान को हमारे यहाँ क्योंकि बहरहाल एक ज़िया-उल-हक, मार्शल लॉ, फौज वौज ये रही, हमारा कोई अच्छा रिकॉर्ड इस तरह नहीं रहा। अगर मोदी जो जाराना इक़दाम कर रहे हैं वो समझते हैं कि उन्हें अक़वाम आलम, ख़ास तौर पर ट्रम्प का अमरीका या वेस्ट, इससे कोई सपोर्ट मिलेगी अगर ये कोई जाराना फौजी कदम उठाते हैं? देखिए जी, लड़ना तो फौजों है ना, अमेरिका फौजें तो नहीं भेजेगा इनको लड़ने के लिए। लेकिन बिलवास्ता तौर इनका दावा है, ये अपने टीवी पे क्लेम कर रहे हैं कि इनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, वो ये कह रहे हैं। और उनको खतरा, ये मैं अब इंडियन टीवी का कह रहा हूँ, उनको खतरा है कि चाइना पाकिस्तान से इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा। मुझे नहीं पता बात सही, दोनों सही है या दोनों गलत है, आई हैव नो आइडिया। आई एम नॉट इन पावर एंड इफ आई वर आई वुड नॉट टॉक अबाउट इट। मेरा कहना ही है कि ये वो कह ही रहे हैं कि हमें उम्मीद ये है कि अमेरिका हमसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, सैटेलाइट से जो उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। मेरा तो नहीं ख्याल है अब करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तो उन्होंने पाकिस्तान कुछ जिस तरह आप कह रहे थे की, सॉरी आप बात नहीं, फिर 397 मिलियन $400 मिलियन उन्होंने बाकी मुल्कों की एड काटी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, F-16 को जो अपग्रेडेशन या उसकी मेंटेनेंस के था वो तो नहीं काटा। तो ये इसलिए तारीफ भी की है। तो वो मिक्स सिग्नल भेजते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। तो इसलिए मेरा ये कहना था कि पाकिस्तान तो जंग नहीं चाहता। कोई भी इजी होश आदमी आज के दौर में दो न्यूक्लियर पास के दरमियान जिनकी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल आर्मीज हैं, जंग नहीं चाहेगा। तो अगर वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका मदद करेगा, तो अमेरिका एक तो क्लियर फौजी तो नहीं भेजेगा। तो जब फौजी नहीं भेजेगा तो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, तो पाकिस्तान से उसके पुराने ताल्लुकात हैं, उसका लॉन्ग टर्म पाकिस्तान से असरात पे भी असर पड़ेंगे। बातें छुपी तो नहीं रहती। ओके मियाँ, शुक्रिया कुसूरी साहब, हमेशा आप मेहरबानी फरमाते थे। और मैंने कहा ना, खारजा पॉलिसी के हवाले से और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से मियाँ खुर्शीद कुसैरी एक बड़ा अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। और मुझे याद है कि जब इनकी किताब आई थी तो हिंदुस्तान में कितना बड़ा हंगामा हुआ था। चलते हैं ब्रेक की तरफ, अभी हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
GTV में मुजादवली एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। अब तो थोड़ी देर पहले मोहतरम खुर्शीद कसूरी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन ज़रा उसका वसी तनाजुर में नौरीन हैदर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, ख़ास तौर पर पानी के इशू पर और पूरे पस मंज़र के साथ। शुक्रिया नौरीन, आपने हमारे वक्त निकाला। नौरीन, आप थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, उस वक्त उस तरह तो नहीं सुना, कि जब 1960 में जवाहरलाल नेहरू पहली और आखिरी बार आए थे, बड़े वैसे बाहर सहरंगेज़ शख्सियत थी उनकी, और जो पानी का माहिदा हुआ था और कहा यह जाता है कि हमने 3 दरियाओं ने दे दिए, 2 ले लिए, इस वक्त हमें डैम बनाने थे, उस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। फिर बहुत सारा, मेरा तो खैर ये अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एक तालिबाना तौर पर आपसे पूछता हूँ कि वो जो 60 का माहिदा था, उसके बाद जो भारत जिस तरीके से हम समझते हैं कि ये जो उसने जो कहा है कि हम इसको मुअत्तल करते हैं, इसके क्या असबाब हो सकते हैं नौरीन? आपने बड़ा तवील सवाल किया सर। इसका पस मंज़र ये है कि चूँकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, भारत की जो अलहदगी थी, वो बहरहाल उसके अंदर कशीदगी शुरू में ही पैदा हो गई, और जो सबसे बड़ी कशीदगी की वजह थी वो पानियों की और दरियाओं की तकसीम का मसला था। तो जाहिर है कि पाकिस्तान का जो पंजाब का एरिया है, उसके अंदर जितने भी दरिया हैं वो कश्मीर से आते हैं, जो कि शुरू में अवाइल में ही, तकसीम के अवाइल में ही एक मुतनाज़ा इलाका बन गया, और वहाँ से दोनों मुल्कों की ये परेशानी थी कि अब पानियों का जो उनका डाउन स्ट्रीम आने का और उनके कंट्रोल का पूरा इख्तियार है, वो कौन सा मुल्क हासिल कर लेगा। तो कश्मीर पर जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, बुनियादी तौर पर उनका मकसद दरियाओं पे कंट्रोल हासिल करना ही है, और दरिया पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, ये तो सब जानते हैं। तो जो ये इंडस बेसन एग्रीमेंट, सिंतास मुआहिदा हुआ था, अगरचे कि ये कोई बहुत परफेक्ट मुआहिदा नहीं है, मगर मैं समझती हूँ कि पिछली इतनी दिहाइयों में पाकिस्तान और भारत के माबैन जो ये मुआहिदा था, इसने बहुत अच्छी तरह सर्व किया है, और पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत का हमें यूँ सामना नहीं करना पड़ा। अगरचे कि एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते, या दुनिया के जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट और कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं जो रिवर्स के मोहब्बत करते हैं, नेचर से मोहब्बत करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि तमाम दरियाओं को डाउन स्ट्रीम बहने का हक़ है। इट इज़ अ राइट ऑफ रिवर टू फ्लो, और किसी भी दरिया को बवजूद किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, ना सिर्फ ये कि एनवायरनमेंट को, बल्कि पूरे रीजन का इकोसिस्टम जो है वो मुतासिर हो जाता है। पर चूँकि ये 2 मुतहारिब और मुखालिफ मुल्क बन गए, और इनके अंदर पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा पैदा हो गई कि कुछ ना कुछ तो बहरहाल तय करना ही था। तो अगरचे ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी भी सिंतास मंसूबे के तहत जो इंडस बेसन का 60% वाटर है वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। 60% जो दरिया पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान के पंजाब में बहते हैं, वो इंडस रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी चनाब और जेहलम। जो दरिया वहाँ पर ईस्टर्न रिवर उनको इंडिया के इख्तियार में हैं, वो उसकी माइनर ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी सतलुज, ब्यास और रावी। ब्यास तो कभी पाकिस्तान वाले हिस्से के अंदर आता ही नहीं, वो रावी के अंदर मर्ज, यानी सतलुज के अंदर मर्ज हो जाता है, और रावी एक छोटा दरिया है। जो बड़े दरिया हैं वो बहरहाल जेहलम और चनाब हैं, और उसके अलावा माइनर ट्रिब्यूटरीज जो हैं, नीलम मसलन, नीलम भी कश्मीर से ही आता है। तो ये सारे दरिया, छोटी और बड़ी ट्रिब्यूटरीज मिल के ये इंडस के अंदर ही मर्ज होते हैं। वैसे नौरीन, जितना आपने वैसे लाइटर में भी कहा होगा कि आपने खासा सवाल तवील कर दिया, मैंने भी आपको खासा तवील जवाब दिया। सुन लिए, आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन द इंटरनल प्रॉब्लम। ये जो पानी का इशू जो है, लोग खैर काफ़ी दिनों से कह रहे हैं पानी के मतलब जंग होगी। इवन ये कि ये जो सॉरी टू से, फिर मैंने कहा ना कि मैं आपको इंटरनल इशू में नहीं लाऊंगा, हमारा यहाँ भी एक इससे पहले खड़ा हो गया था नहरों का मसला, कि ये जो निकाली जा रही हैं या ली जा रही हैं। तो ये तो एक आप कह रही थी कि दरिया हो या नहरें, उनको नेचुरली उनको फ्लो होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।
तो ये इशू मुल्कों के दरमियान तो है, लेकिन प्रोविंसेस के दरमियान भी हम इसको देख रहे हैं। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? चलिए बहुत मोहतात अल्फाज में मुख्तसरी जवाब दे दीजिए। जी, अगर जान की अमान पाऊँ तो इस पे बात हो सकती है। जी नहीं नहीं, मेरी कहाँ हिम्मत, मेरी कहाँ जरूरत। जी 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 हाँ, थोड़े पर जलते हैं इस बात के लिए, लेकिन चले मुख्तसरन किनारे में और इशारे में बात यह है कि देखिए, जो बैनुसूबाई जितना भी पानी है उसको तकसीम करने का एक फार्मूला मौजूद है, जो कि एक मुआहिदा हुआ था, जो इरसा एक अदारा है, वो ये तमाम तकसीम जो है वो उसको मुमकिन बनाता है, जो कि बेसिकली तो जाहिर है कि पंजाब और सिंध के बीच की तकसीम है। बलूचिस्तान का तो उसमें बहुत मामूली सा हिस्सा है, मगर ये एक फार्मूला जो तय हुआ था वो उसमें तमाम सूबे इस चीज़ से बहुत बखूबी बाखबर रहते हैं कि उनका हिस्सा कितना है, और अगर उसमें कोई कमी बेशी होती है तो उसके ऊपर फौरी एहतजाज होता है। ठीक है। अब ये बात जो नहरों की गई उसमें मैं मुख्तसरन ये बता देती हूँ कि ये इस्तदलाल लिया गया कि जो नहरें बनेंगी उसमें पंजाब में जो नहर बनेगी उसमें पंजाब अपने ही हिस्से का पानी जो है वो डाइवर्ट करेगा नहरों के ज़रिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें मज़ीद पानी दिया जाए, बल्कि हम अपने ही हिस्से में से वहाँ पर नहर एक खोद कर, लेकिन मसला जो है वो ट्रस्ट का है। जब सिंध ने एतराज़ किया तो उन्होंने ये कहा कि आप तो ये कह रहे हैं कि हम अपने हिस्से में से करेंगे, मगर अगर आप इसमें से अपने हिस्से से ज़ायद ले लें तो बाद में हम किस तरह वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि नहर तो आप बना चुके हैं। मैं यही रखना, सॉरी नौरीन, मैं इसी पे रखना चाहता हूँ, बहुत क्विक स्पेसिफिक आपसे पूछूं कि जिस तरह बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन आज तक मुतनाज़ा बनी हुई है, और इस तरह दुनिया के बेशुमार मुल्कों में जो उनकी जो सरहदें हैं, लेकिन पानी की तो सरहद होती नहीं है, वो तो बहता हुई चीज़ है यहाँ तो उस पर भी हुआ है। तो ये आप समझती हैं कि जो उन्होंने सबसे बड़ा जो इक़दाम उठाए हैं जारहाना, उनमें हम समझे हिंदुस्तान का ये तोड़ सकता है? हम इसके लिए UN जा सकते हैं या और दूसरे इंटरनेशनल कोर्ट में? स्पेसिफिक तरह जवाब देखिए, कोई भी जी बिल्कुल तोड़ सकता है। इसमें यानी ये कहना कि लीगली वो जायज़ है कि नहीं, ये बाद की बात है जब आप उसको चैलेंज करेंगे, मगर उन्होंने इस वक्त इसको हेल्ड इन अबेंस कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया अपनी तरफ से। लेकिन ये बात याद रहे कि अभी तक उन्होंने पानी बंद नहीं किया। अच्छा। उस दिन के ऐलान से लेकर अब तक भी कोई पानी यहाँ पाकिस्तान में बंद नहीं हुआ, बल्कि जेहलम में तो उन्होंने पानी जो छोड़ा है उससे कोई निचले दर्जे का सैलाब भी है, रिवराइन सैलाब भी है उधर, और इसी तरह चनाब का पानी वो रोक सकते हैं। इसी तरह चनाब के पानी को वो तकरीबन 5 से 7 दिन तक रोक सकते हैं, मगर अभी उन्होंने रोका नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एक दिन भी पानी अभी रुका नहीं है। तो इसलिए हमें ये प्रीएम्प्टिवली नहीं सोचना चाहिए कि उसका नतीजा ये है कि कोई बहुत नौरीन एक अच्छा बेनिफिट ये हुआ कि आज आपसे जो गुफ्तगू हुई है, तो अब तो हमारे यहाँ मुकामी जब मसाइल आएंगे तो मैं ज़्यादा तफसील से इस मौजू पर आपको आइंदा ज़हमत दूंगा। सर एनी टाइम। नहीं, शुक्रिया नौरीन नज़र। आपने देखा कि सिर्फ वाली इसके हवाले से नहीं, बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारे जो प्रोविंसेस के दरमियान एक पानी पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर भी बड़ा अबूर रखती हैं, जिनसे मैंने कहा उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अभी तो एक ब्रेक पे की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और भारत एक तरफ तो जाराना अज़ाइम उसके सिफारती महाज पर हैं, हत्ता के तमाम तर जो सिफारती आदाब को बालाए रखते हुए इवन उन्होंने मंसूबा यूरोप और लंदन में भी पाकिस्तानी सिफारतखानों पर मुजाहरों और एहतजाज और हमले से बनाया है। हमें ज्वाइन किया है बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट सफ़ीना ख़ान ने लंदन से। जी सफ़ीना भी ये बरतानिया में तो मेरा जाने का इत्तफ़ाक़ भी हुआ है, और मैंने ये देखा है कि वहाँ इख्तलाफ राय होता है। अभी हमारे जस्टिस ईसा गए तो शायद उनका केस इसलिए रिजेक्ट हो गया कि उन्होंने कहा फ़िज़िकल नहीं उनके साथ कुछ हुआ था, ज़बानी कलामी हुआ था। कल का जो वाक़या हुआ है लंदन में, इसका क्या पस मंज़र है और उसके ख़िलाफ़ क्या बरतानवी या लंदन की हुकूमत ने कोई कार्रवाई की? सफ़ीना
जी सर, बिल्कुल। जो जुमे के रोज़े के एहतजाज हुआ था, वो भी बड़ा जो उनके अज़ाइम बड़े ख़तरनाक थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के सफ़ारत ख़ाने के जो अमला था, वो बाहर था, तो उनके अज़ाइम पूरे नहीं हो सके। तो उसके बाद जो है, उन्होंने लेट नाइट जो है, पाकिस्तान के सफ़ारत ख़ाने के ऊपर हमला किया, पथराव किया और केसरी रंग डालकर जो है, पाकिस्तान के सफ़ारत ख़ाने की बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर सफ़ारत ख़ाने की तरफ से जो है, अमले ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस जो है, चंद ही मिनट्स में वहाँ पहुँच गई और वहाँ पर मौजूद एक 41 इयर्स ओल्ड शख्स था जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसने केसरी रंग की टोपी पहनी हुई थी। पुलिस ने अभी स्टेटमेंट दे दिया है कि उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे बिकॉज़ उसने तोड़-फोड़ की है और नुकसान पहुँचाया है बिल्डिंग को। तो जिसकी वजह से उसके डैमेजेस भी डाले जाएँगे उसके जो खिलाफ जो शख्स गिरफ्तार हुए हैं। अज़ाइम तो अभी वो क्या कहना उसके कि क्या नहीं कहेंगे, लेकिन इंडिविजुअल शख्स वहाँ पर ज़रूर मौजूद था, लेकिन हम सबको पता है उसके मोटिव्स कहाँ से थे और ताने-बाने कहाँ से जुड़ते हैं। जो हाँ, अज़ाइम जो आपने वो सफ़ीना, जुमे को मैंने पूरे इसलिए नहीं कर कहा सके। ना कि अब तो यानी खैर हमारे यहाँ भी बड़ा मॉडर्न हो गया है। ग़ालिबन वो जो मुज़ाहिरीन हैं, उनकी अगर डीएनए होगा या उनका गूगल में तस्वीरें डाली जाएंगी तो पूरा उनका शजर नस्ब पता चल जाएगा। और मैं नहीं समझता कि बरतानिया में किसी भी मुल्क का, इंक्लूडिंग इंडिया का भी, कोई आम शहरी ये करे। उसे पता है कि बरतानवी मुल्क में अगर इस तरह का इक़दाम करेगा तो न सिर्फ शहरियत खो बैठेगा, उसे बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए ग़ालिबन मैं भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मखसूस अज़ाइम के हामिल उनके कुछ मखसूस अनासिर ही होंगे ना जिन्होंने ये सब कुछ किया होगा। सफ़ीना, बिल्कुल सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं यही तो कह रही हूँ कि वो कोई इंडिविजुअल को पगला शख्स तो था नहीं जो जहाँ वहाँ पर चला गया और उसने पथराव करके सफारत खाने की बिल्डिंग को जो है तोड़-फोड़ करके नुकसान पहुँचाया, केसरी रंग डाला। यही मैं कह रही हूँ, हमें पता है कि इसके पीछे अज़ाइम किनके थे और मोटिव्स किसके पूरे किए गए। सैटिस्फैक्शन किसकी, नफ़रत को जो है आग बुझाने की कोशिश की गई, वो हम सब समझते हैं। ये भोंडे तरीके हैं और ये डेफ़िनिटली भारत के ही हो सकते हैं। डेफ़िनिटली वो एक इंडिविजुअल था, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो एक इंडिविजुअल गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सफारत खाने की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जुमे के रोज भी 4 गिरफ्तारियां हुई थी वहां पर, जो कि वहां पर एक मौजूद पुलिस ऑफिसर के ऊपर रेसिस्ट कमेंट किए थे। तो आप सोचें कि जो यहाँ की ब्रिटिश पुलिस है उसके खिलाफ जो उन्होंने इतना जहर उगला था, उन्होंने कहा था कि यू आर अ टेररिस्ट बिकॉज उसके फेशियल्स से लग रहा था कि वो मुस्लिम है पुलिस ऑफिसर और उसकी दाढ़ी थी, तो उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक हुआ, जिसकी वजह से पुलिस ने जाके उसको अरेस्ट किया। तो आप सोच सकते हैं कि मोटिव्स क्या थे, उनकी नफरत का नहीं, लेकिन अंदाजा क्या लगा सफ़ीना लें कि आप समझ रही हैं कि आमतौर पर क्योंकि लोग बेचारे पाकिस्तानी ज़्यादातर नौकरियां करते हैं, मुलाजमत करते हैं, लेकिन ये जो कुछ भारत कर रहा है, क्या हम आमतौर इतवार वगैरह को या हफ्ते को होते हैं तो पाकिस्तान के जो यहाँ के जो हैं लोग इस पे किसी रद्दमल का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वीज़े की मनसूखी और जो जो बड़े बड़े जाराना इक़दाम उठाए हैं, हत्ता कि वो फ़ौजी अज़ाइम भी हैं और हज़ारों ऐसे आपके ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप में पाकिस्तानी हैं जिनके दादा, नाना, भाई, भांजे, भतीजे, शादी, गम और इलाज ये होता है, तो उनको फिर उसके बाद में बड़ी दिक्कतें होंगी। यानी अगर ब्रिटिश पासपोर्ट भी हुआ तो तब भी ग़ालिबन वो नहीं हिंदुस्तान में दाखिल हो सकेंगे। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर। उस दिन भी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, इवन डोमिनीज़, मैं नाम ले सकती हूँ, एक पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज़ है, जिसका यूनिफ़ॉर्म पहने हुए प्रोटेस्टर्स वहाँ मौजूद थे। अगर उस उन विजुअल्स को, उन पिक्चर्स को लेके उस फ्रेंचाइज़ जो पिज़्ज़ा शॉप है, उसके ऊपर कंप्लेंट की जाए, तो उनकी जॉब जा सकती है। उनकी अपनी जो फ्रेंचाइज़ है, उसको साख पहुँच सकती है, उनके नाम को डैमेज हो सकता है। यानी कि वो कोई भी यहाँ बरतानिया के अंदर शख्स अलाउ नहीं करता कि उनका कोई वर्कर हो रहा ऑन ड्यूटी हो और वो वहाँ पर जाके किसी मुजाहिरे के अंदर जो है वो हिस्सा ले। तो वहां पर मोस्टली लोग ऐसे थे जो उबर ड्राइवर थे, जो कहीं डिलीवरियां कर रहे थे, जो नौजवान वहां पर थे वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो ऐसा लग रहा था कि उनको फोर्सफुली वहां पर लाके इकट्ठा किया गया। इवन उन लोगों को मीडिया से बात करना भी अलाउ नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली उनको पता नहीं था कि वो किस लिए लाए गए हैं और उन्होंने क्या ठीक बोलना है। है सिर्फ सफ़ीना, उनको एक ही लाइन दी गई थी। शुक्रिया सफ़ीना, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हम गाहे बगाहे आपसे अपडेट होते रहें। इसी के साथ ही इस्लामाबाद स्टूडियो से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।